Hello students, so for today our next topic is Lorentz force. Let us consider an electric field and place a charge Q inside this uniform electric field. तो हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट किया है जिसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ की तरफ है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक चार्ज प्लेस किया है। अब ये जो Q चार्ज है वो कैसा है, रेस्ट में है। दिस चार्ज इज़ इन रेस्ट, इट मीन्स इट्स वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। तो जब हम किसी रेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इस चार्ज पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जो कि इसे किस डायरेक्शन में मूव कराएगा, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ही मूव कराएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं वो कहाँ से कहाँ की तरफ जाती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। तो जो भी एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज प्लेट है वो इस पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगी, और जो एक्सटर्नल ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है वो इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से ये चार्ज का जो मोशन होगा वो कहाँ से कहाँ की तरफ होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इट मीन्स इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लगेगा। ठीक है, और ये फोर्स का हमने फॉर्मूला भी पढ़ रखा है, Fe इज इक्वल्स टू QE। अगर इन प्लेस ऑफ यहाँ पे मैंने पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रखा होता तो उस केस में ये जो नेगेटिव चार्ज हो कैसे मूव करता, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ पे क्या लग जाता, माइनस लग जाता। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। तो इट मीन्स जब भी हम किसी रेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस चार्ज पे फोर्स लगता है। वो फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो उस चार्ज को कैसे पाथ में मोशन करवाता है, स्ट्रेट पाथ में मोशन करवाता है। ठीक है, अब आता है सेकंड केस। अगर मैंने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक चार्ज प्लेस किया है। अब ये चार्ज यहाँ पे रेस्ट में नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको पता है हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा कि कोई अगर रेस्ट चार्ज हम रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि करंट हमेशा क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, और करंट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से। सो इट मीन्स कि कहीं पे अगर चार्ज मोशन कर रहा है v वेलोसिटी के साथ तो इट मीन्स इसके ऑल अराउंड ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। ठीक है, अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इसका जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है जब वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है तो इट मीन्स जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जब वो इसके मूविंग चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है तो तभी इस चार्ज पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, लेकिन बाय चांस हमने इसकी वेलोसिटी क्या कर दी, ज़ीरो कर दी, रेस्ट में कर दिया। तो इस केस में जब वहाँ पे मोशन ऑफ चार्जेस नहीं होगा तो इट मीन्स उसके ऑल अराउंड कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, किसी के भी साथ नहीं। तो इट मीन्स कि तब उस पर फोर्स ज़ीरो लगता है। तो इसीलिए किसी भी चार्ज पे अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगवाना है तो उसको क्या होना चाहिए, मोशन फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन कि क्या जब चार्ज मोशन में है तो ये केस भी बन सकता है कि उस पर फोर्स ज़ीरो लगे, बिल्कुल, क्योंकि मैंने कल आपको F = 0 के 3 यहाँ पे केसेस बताए थे कि जिस पे उस पर फोर्स की वैल्यू ज़ीरो। एक तो केस क्या है जो अभी मैंने बताया कि अगर वो रेस्ट में हो। दूसरा केस क्या है कि अगर वहाँ पे चार्ज की वैल्यू ज़ीरो हो, न्यूट्रल। ठीक है, मतलब अगर मैंने यहाँ पे न्यूट्रॉन रख दिया है, न्यूट्रॉन पे टोटल चार्ज कितना होता है, ज़ीरो। तो जब Q ज़ीरो होगा तो इट मीन्स फोर्स की वैल्यू भी ज़ीरो निकल के आएगी। और तीसरा केस क्या है, F का फॉर्मूला पहले मैं आपको लिखा देती हूँ, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड QV क्रॉस B, ये फॉर्मूला लिखवाया था जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, साइन थीटा, QVB साइन थीटा, जिसमें थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो क्या है, यहाँ पे थीटा। तो अगर समझ लीजिए कि ये चार्ज जो है वो
किसके टूवर्ड्स मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के ही टूवर्ड्स मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के ही टूवर्ड्स है। तो इट मीन्स वहाँ पे थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो इट मीन्स उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, 0। तो इट मीन्स अगर मुझे यहाँ पे इस पर मैक्सिमम फोर्स लगवाना है तो इसके वेलोसिटी वेक्टर को, एक तो मोशन में होना चाहिए ये चार्ज, और मोशन में तो होना चाहिए, लेकिन इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, अब जब ये परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड के होगा तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब बात आती है कि इसकी फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आपने अभी तक सिर्फ 2 रूल पढ़े हैं। कौन कौन से, एक तो राइट हैंड थंब रूल, एक तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, और लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल के अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हो, राइट हैंड पाम रूल। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास कोई भी 2 क्वांटिटी हो, ठीक है, 2 क्वांटिटी जिनमें से एक क्वांटिटी तो गिवन दे रखी हो, उसकी डायरेक्शन गिवन दे रखी हो, और दूसरी क्वांटिटी की डायरेक्शन निकालनी हो, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल सिर्फ 2 क्वांटिटी को ही कैरी करता है। ठीक है, एक तो किसको, करंट को, और दूसरा किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। तो इट मीन्स कि 2 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट की डायरेक्शन अगर हमें गिवन दी हो और दूसरे की निकालनी हो तो उस केस में हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं। जो दूसरा और तीसरा रूल है वो मैंने यहाँ पे क्या रख रखा है, और में रखा हुआ है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल। अब इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ कि आप कौन सा यूज़ करें, तो राइट हैंड पाम रूल। क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जब अपना इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेच करते हैं हैंड, तो उस केस में वो अच्छे से स्ट्रेच नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी डायरेक्शन बिल्कुल सही नहीं निकल के आती। और राइट हैंड तो ऐसा होता है कि सबके सब अच्छे से स्ट्रेच भी कर सकते हैं, तो इसीलिए राइट हैंड पाम रूल ज़्यादा मुझे बेटर लगता है। राइट हैंड पाम रूल कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, तो आपको क्या देखना है, जो भी आपका राइट हैंड है उसकी पाम में जो भी फिंगर्स हैं, फिंगर्स जो हैं वो यहाँ पे बताएंगी किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो जो भी मेरी फिंगर्स है उसकी डायरेक्शन वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को, राइट हैंड पाम। ठीक है, और जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, आपको दिख रहा होगा, फिंगर्स और थंब जो है वो 90 डिग्री में अलाइन हो रखे हैं। जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को, करंट की भी डायरेक्शन को शो करता है। और पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से सुनिएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन को भी शो कर सकता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बात करी है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज अभी इसका एक्सेप्शन केस मैं आपको इसके एंड पे बताऊँगी, थोड़ा सा इस टॉपिक के एंड पे। साथ ही साथ जो मेरी पाम की डायरेक्शन है, अब ये जो पाम है वो कहाँ की तरफ है, आपकी तरफ है, ठीक है, ऊपर की तरफ है। तो जो पाम की डायरेक्शन है वो शो करता है यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन। अगर आपको इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखना है तो फोर्स की डायरेक्शन को देखना है तो आप कैसे कर सकते हैं, आप इस तरीके से पेन भी रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने पेन रख दिया तो आपके पास क्या आ गए हैं, 3 वेक्टर्स आ गए हैं, एक तो फिंगर्स, दूसरी थंब, और थर्ड वन क्या आ गया है, ये पेन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिंगर शो कर रही है, करंट की डायरेक्शन कौन शो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन कौन शो कर रहा है, थंब। और थर्ड वन फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स कौन सा फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पे लगा रहा है फोर्स, उस फोर्स की डायरेक्शन को कौन शो कर रहा है, ये जो हमारा पाम है। पाम से जो अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे एक वेक्टर निकाले उसी के परपेंडिकुलर, तो वो है फोर्स की डायरेक्शन। और आपको अगर ऐसे भी रखना है तो ऐसे भी देख सकते हैं कि पाम की डायरेक्शन जो होगी वो होगी फोर्स की डायरेक्शन। अगर बाहर की तरफ है तो पाम इस तरीके से दिखेगा, अगर अंदर की तरफ है तो पाम कहाँ की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो अगर हमारे पास 3 कंपोनेंट्स है, राइट हैंड थंब रूल में क्या थे, 2 कंपोनेंट्स थे, दोनों में से एक दिया रहेगा और दूसरा हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन जो राइट हैंड पाम रूल या लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, दोनों में से कोई एक, जो कि मैं यूज़ करूँ राइट हैंड पाम रूल, उसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट होंगे। 3 कंपोनेंट में से हमें 2 कंपोनेंट दिए रहेंगे और तीसरे की डायरेक्शन हमें निकालनी पड़ेगी। तो देखिए, अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड बना रखी है, ठीक है, पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने फिंगर कर दी, अब करंट की डायरेक्शन में हमने अपना थंब कर दिया है। पाम कहाँ की तरफ आ रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, पाम कहाँ की तरफ आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में।
तो इट मीन्स फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अभी तो ये 2 डायमेंशनली है ये जो बोर्ड है, तो इसलिए मैंने फोर्स की डायरेक्शन ऐसे बना रखी, लेकिन ये फोर्स की डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, आउटवर्ड है, ठीक है, क्योंकि ये बाहर की तरफ पाम है। मान लीजिए अगर यहाँ पे ये जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता, इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऊपर रहता है लेकिन करंट की डायरेक्शन इधर होती, तो पाम कहाँ की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो इट मीन्स फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो किसी मूविंग चार्ज पे फोर्स है तो वो हम क्या कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल। तो इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें 2 दिए रहते हैं और एक की डायरेक्शन हमें यहाँ पे निकालनी होती है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है, इधर की तरफ है, ठीक है। तो मैं अपनी फिंगर्स कहाँ की तरफ करूँगी, किधर की तरफ करूँगी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, इस तरीके से। ऐसे तो होगा नहीं ना, ऐसे ही होगा। और जो मेरा थंब है वो कहाँ की तरफ जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर और पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब जो पाम है वो कहाँ की तरफ जा रहा है, इनवर्ड, अंदर की तरफ जा रहा है, तो इट मीन्स इस चार्ज पे जो फोर्स होगा वो कहाँ की तरफ लगेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, अंदर की तरफ लगेगा। अंदर की तरफ लगेगा तो वो फोर्स की क्या हो जाएगी, यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगी। और आपको मैं ये बता दूँ, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि यही जो फोर्स है, ठीक है, यही जो मैग्नेटिक फोर्स है वो जब अंदर की तरफ लग रहा है वो इस चार्ज को क्या प्रोवाइड कराता है, सेंट्रिपिटल फोर्स, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। सेंट्रिपिटल फोर्स किस चीज़ के लिए यहाँ पे यूज़ होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स, ताकि वो उस चार्ज को क्या कराए, वहाँ पे सर्कुलर मोशन कराए। तो यही लॉरेंस फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज को क्या प्रोवाइड कराएगा, सेंट्रिपिटल फोर्स, जिसकी वजह से ये चार्ज कैसा मोशन करेगा वहाँ पे, सर्कुलर फॉर्म में। तो इट मीन्स कि जब कोई मूविंग चार्ज जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, तो उस केस में उस पर जो फोर्स लगेगा वो उसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, जिसकी वजह से वो चार्ज कैसा पाथ ट्रैवल्स करेगा, सर्कुलर पाथ ट्रैवल्स करेगा, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन कहाँ की तरफ आएगी, इनवर्ड डायरेक्शन। कहाँ से निकाला हमने, राइट हैंड पाम रूल से निकाला, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। अब बात आती है, जब यहाँ पे हमने चार्ज को, यहाँ पे तो अकेले अकेले में रखा होता इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली और मैग्नेटिक फील्ड ओनली, लेकिन समझ लीजिए अगर मैंने चार्ज को दोनों के दोनों फील्ड्स में रख दिया, इट मीन्स कि उस चार्ज को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी रख दिया, तो उस केस में उस चार्ज पे आपको पता ही है तब दोनों फोर्सेस लगेंगे। तो जो टोटल फोर्स निकल के आएगा वो क्या होगा, FE प्लस FM, F इज इक्वल्स टू QE वैल्यू रख देंगे और FM की वैल्यू क्या है, QV क्रॉस B। तो जो इस पे जो टोटल फोर्स लग रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो वो यहाँ पे फोर्स कहलाया जाता है टोटल लॉरेंस फोर्स। क्या कहलाया जाता है, टोटल लॉरेंस फोर्स। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है क्या इसको लॉरेंस फोर्स कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसको टोटल लॉरेंस फोर्स भी बोल सकते हैं और लॉरेंस फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स भी बोला जाता है। तो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स क्या है, यही मैग्नेटिक जो फोर्स है QVB साइन थीटा, इसको हम मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब कभी पूछ लिया जाएगा कि क्या टोटल लॉरेंस फोर्स को हम मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स भी बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी उस चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो 0 हो जाए, तो इट मीन्स तब वो जो टोटल लॉरेंस फोर्स है वो तो सिर्फ QV क्रॉस B पे डिपेंड करेगा, मतलब FM पे डिपेंड करेगा। तो उस केस में जो टोटल लॉरेंस फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के भी क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टोटल लॉरेंस फोर्स। अब बात आती है यहाँ पे, एक चीज़ मैंने आपको बोली थी कि यहाँ पे जब मैं राइट हैंड पाम रूल बता रही थी कि जब ये थंब की डायरेक्शन हम करंट की डायरेक्शन या फिर V वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन देख रहे हैं, फॉर पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं, अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज दे दिया जाए तब आप क्या करेंगे। तो आपको पता ही होगा जब आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी कि जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके फ्लो की डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट होती है। तो इट मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज की, ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया नेगेटिव चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज की अगर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये दे रखी है, ठीक है, ये दे रखी है, और नेगेटिव चार्ज के वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन भी यही दे रखी है। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही ऊपर ले लीजिए, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ है, और जो चार्ज है वो कैसे मूव कर रहा है, इधर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या हैं, साइन क्या है, डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है। इनमें मुझे फोर्स की डायरेक्शन निकालनी बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। तो क्या करेंगे, इसमें तो आप इजीली लगा देंगे, कैसे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स आएंगी, वी की डायरेक्शन में हमारा थंब आ जाएगा, पाम की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इट मीन्स फोर्स कहाँ की तरफ लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे ऊपर की तरफ लग रहा है। तो मैं यहाँ पे फोर्स इस तरीके से बना दे रही हूँ एफ, और यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ डॉट। डॉट का मतलब क्या है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ठीक है। अब आ जाती है राइट हैंड पाम रूल, इसमें कैसे यूज़ करेंगे। तो अगर मैं इसमें देखूँ, यहाँ पे याद होगा थंब किसको बता रहा है, वेलोसिटी वेक्टर या फिर करंट, करंट याद रखिएगा, ठीक है। ये भी आपको पता होगा कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं, याद होगा, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्जेस के फ्लो के अपोजिट होती है। पॉजिटिव चार्ज के तो टूवर्ड्स होती है, लेकिन नेगेटिव चार्ज की क्या होती है, अपोजिट होती है। तो इट मीन्स कि जब कहीं पे हम ये थंब की डायरेक्शन फॉर नेगेटिव चार्ज कर लेंगे तो उसके मोशन के अपोजिट लेंगे, ठीक है। कैसे, अब देख लीजिए। इट मीन्स कि अगर वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, चार्ज नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इसमें तो करंट इसी डायरेक्शन में होगा ना, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है उसी के टूवर्ड्स डायरेक्शन क्या होती है, करंट की होती है, ठीक है। इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ होगी। तो आप क्या कर दीजिए, इसके वेलोसिटी वेक्टर को मैं यहाँ पे इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। अब एफ की डायरेक्शन निकालनी है, तो अब यूज़ करेंगे आपके अपना राइट हैंड पाम रूल। मैग्नेटिक फील्ड की टूवर्ड्स अपनी फिंगर्स रखेंगे और करंट के टूवर्ड्स अपना थंब रखेंगे, ठीक है। तो याद रखना है बस आपको कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके वेलोसिटी के अपोजिट हमें क्या रखना है, थंब, क्योंकि थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को। पाम कहाँ की तरफ आ रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में। इनवर्ड का मतलब जो इस पे फोर्स होगा वो कहाँ की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, और परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ पेपर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम राइट हैंड पाम रूल यूज़ करके मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए मूविंग चार्ज हम निकाल सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये बताइए कि उसको हमने दोनों फील्ड के अंदर रख रखा है चार्ज को, ठीक है, दोनों फील्ड के अंदर रख रखा है चार्ज को, और हमें पता लगाना है कि वहाँ पे कौन सा फील्ड कौन सा, क्योंकि देखो कोई भी फील्ड होगा तो वो अपना नाम तो बताएगा नहीं ना कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हूँ, मैं मैग्नेटिक फील्ड हूँ। हमें तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन देख के ही पता लगाना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फोर्स है वो डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड और फील्ड की स्ट्रेंथ पे। इट मीन्स कि अगर फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने पर वहाँ पे फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती है, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू F। तो उस केस में वो चार्ज किस पे रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा थिंग आ रही है, क्या, देखो यहाँ पे तो Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी फील्ड है, यहाँ पे भी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, वेलोसिटी एक्स्ट्रा चीज़ है। तो इट मीन्स अगर हम वहाँ पे चार्ज की जो चार्ज जहाँ पे हमने जिस भी फील्ड में प्लेस कर रखा उसकी फील्ड की भी वैल्यू बढ़ाएं और उसकी वेलोसिटी की वैल्यू अगर अफेक्ट करें, और उन दोनों को अफेक्ट करने पर फोर्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब दो चीज़ों को अफेक्ट करने पर उसकी फोर्स में इफेक्ट पड़ रहा है, तो इट मीन्स वो कौन सा फोर्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं आपको इसके लिए आसान बात बता देती हूँ। समझ लीजिए कोई एक चार्ज है, आप इसका आंसर मुझे खुद बता सकते हैं, ठीक है। ये मैंने फील्ड जनरेट कर रखा है। अब मुझे इसमें नहीं पता, ये चार्ज है, इसमें मुझे नहीं पता कि कौन सा E है एंड कौन सा B है। बस मुझे ये पता है कि इस चार्ज को मैंने E और B मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड्स में रखा हुआ है, ठीक है। चार्ज कितना है, Q है। लेकिन अगर मुझे पता लगाना है कि ये जो चार्ज है किस फील्ड में, तो अगर समझ लीजिए यहाँ पे मैंने Q की वैल्यू 0 कर दी, समझ लीजिए मैंने यहाँ पे पता लगाना है ना कि E है कि B है। अगर मैंने यहाँ पे Q की वैल्यू 0 कर दी,
ठीक है। क्यू की वैल्यू 0 कर दी तो इट मीन्स इसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी। वेलोसिटी अगर 0 कर दी तो आपको पता है वी की वैल्यू अगर 0 करेंगे तो किस पे फ़र्क पड़ेगा, एफ ई पे कि एफ एम पे, एफ एम पे, क्योंकि वी की वैल्यू जब हम 0 कर देंगे तो एफ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इट मीन्स वहाँ पे इस क्यू पे एफ एम की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन एफ ई की वैल्यू क्या रहेगी, अनअफेक्टेड रहेगी। तो जो अनअफेक्टेड है वो कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो अफेक्ट हो रहा है फोर्स वो कौन सा फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि उस चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, क्योंकि एक वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है।